और कांशीराम जी की अगर बात करते हैं तो कांशीराम जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं कि आज़ाद भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद वो जो देखा जाए कि 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जब परिनिर्वाण हुआ उसके बाद लगभग 10 साल तक अगर देखें तो एक वैक्यूम हो गया। समाज में भी एक वैक्यूम रहा और सोसाइटी में एक वैक्यूम रहा और राजनीति में एक वैक्यूम रहा। तो वो जो एक वैक्यूम रहा लगभग 10 साल तक ये वैक्यूम रहा, एक खालीपन रहा। और जो दूसरी पार्टियां थी जैसे कांग्रेस थी, तो बाबा साहब का जो इतिहास था, बाबा साहब का जो मिशन था, उसको एक हाशिए पर डालने की पूरी कोशिश की गई। उस समय 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और 1956 में एक दूसरी घटना और घटी। 1956 में मान्यवर कांशीराम ने रोपड़, पंजाब के रोपड़ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट किया और उसी साल मान्यवर कांशीराम ने सर्विस के लिए अप्लाई किया और उनकी पहली सर्विस जो है उत्तराखंड में लगी और मान्यवर साहब वहाँ जो है सर्विस के लिए चले गए। अब मान्यवर साहब जब ट्रेनिंग पर चल रहे थे उस दौरान जिस विभाग में वो सर्विस लगी उस विभाग के लोगों ने एक बॉन्ड भरवाने की उनसे बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है सर्विस करना चाहते हैं तो एक 5 साल का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, यानी कि उस 5 साल से पहले आप सर्विस नहीं छोड़ सकते। क्योंकि कांशीराम आज़ाद ख्याल के व्यक्ति थे तो उन्होंने उस सर्विस को छोड़ना बेहतर समझा। उसके अगले ही साल मान्यवर साहब को ने जो है DRDO जो भारत में आयुध बनाने की एक जो बहुत बड़ी कंपनी है, भारत सरकार के अंडर में आती है, और उसके तहत मान्यवर साहब पुणे में जो है असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर तैनात हुए। जो लेबोरेटरी थी उसमें काम करने लगे। मान्यवर साहब के जीवन में वहीं से परिवर्तन आना शुरू हुआ। मान्यवर साहब ने जब ज्वाइन किया तो उस समय कांशीराम जी ना बाबा साहब के मिशन से परिचित हैं, ना उससे पहले महापुरुषों के मिशन से परिचित थे। उसका कारण ये रहा कि मान्यवर साहब का जो जन्म हुआ वो पंजाब की पृष्ठभूमि पर हुआ, पंजाब में हुआ, रोपड़ में हुआ। और पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ब्राह्मणवाद की जड़ें उतनी मजबूत नहीं है जितनी दूसरे राज्यों में है। वहाँ जो डोमिनेटिंग कास्ट है, यानी कि जिस जाति का वर्चस्व है, वो ब्राह्मण ना होकर के वो जाति खत्री हैं, पंजाबी हैं, और उनमें ब्राह्मणवाद उतना मजबूत नहीं है जितना ब्राह्मण समाज के अंदर या ठाकुर समाज के अंदर उतना मजबूत था। यही कारण था कि मान्यवर साहब की जो परवरिश होना शुरू हुई, और उस समय मान्यवर साहब के जो पूर्वज थे वो चमार जाति से थे और उन्होंने कन्वर्जन करके सिख धर्म अपना लिया और मान्यवर साहब का परिवार रामदासिया सिख हो गया। तो जैसे ही रामदासिया सिख हो गया तो सिख समाज में भी, हालांकि जब कोई व्यक्ति निचली जाति का जब जो है कन्वर्जन करता है या धर्म परिवर्तन करता है तो उसको सिख समाज भी मुख्य सिख धारा में ना लेकर के कभी रामदासिया सिख में वो जाते हैं या रविदासिया सिख में वो लोग जाते हैं। तो मान्यवर साहब का परिवार जो था वो रामदासिया सिख हो गया। तो रामदासिया सिख हो जाने के बाद में जाति का जो शोषण और राज्यों में लोगों को झेलने के लिए मिला, उस तरीके का जाति का शोषण मान्यवर साहब को झेलने के लिए नहीं मिला। तो मान्यवर साहब जब पूना के लिए आ गए तो जाति का जो वर्चस्व था या जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा था उस शोषण को मान्यवर साहब ने नहीं झेला। तो उस शोषण को नहीं झेला तो उस मूवमेंट से, या वो जो विचारधारा थी महापुरुषों की, बाबा साहब अम्बेडकर या उनसे पहले जो महापुरुष रहे, उस विचारधारा से कांशीराम अछूते रहे या अपने आप को जोड़ नहीं पाए। अब वहाँ लेबोरेटरी में एक घटना हुई। लेबोरेटरी में ये हुआ कि जो उच्च अधिकारी थे, वो उच्च जाति के थे, उन्होंने गौतम बुद्ध की जो जयंती होती थी उस जयंती की छुट्टी घोषित हुआ करती थी पहले। तो उन्होंने क्या किया कि उस जयंती की छुट्टी को ख़त्म करके उसकी जगह पर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की छुट्टी घोषित कर दी। इस बात का विरोध सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया वो दीना भाना थे। उसी कंपनी में या उसी संस्थान में दीना भाना जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और राजस्थान के जैसलमेर से भंगी जो जाति है उस भंगी जाति से वो आते थे। और दीना भाना ने जैसे ही उसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि दीना भाना महाराष्ट्र में रहते थे तो और उस मूवमेंट से दीना भाना परिचित थे, तो दीना भाना ने जब विरोध करना शुरू किया उसके तहत दीना भाना को भी शोषण झेलना पड़ा। और दीना भाना से जो ऊंची जाति के लोग थे, जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि अब आपको ये निर्णय करना है कि या तो आप अपनी नौकरी लीजिए या फिर आप छुट्टी लीजिए, कोई एक चीज़ आप जो है लीजिए, बताइए आपको क्या चाहिए। तब दीना भाना ने कहा कि मुझे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दोनों ही बातों का अधिकार दिया है, हमें छुट्टी भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। इस बात पर जब जरा ज़्यादा हुई तो दीना भाना जी को निलंबित कर दिया गया। तो दीना भाना को जब निलंबित कर दिया गया उस समय उस लड़ाई को मान्यवर कांशीराम ने लड़ा और उस लड़ाई को मान्यवर कांशीराम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, और उस समय के जो रक्षा मंत्री थे अशोक चौहान, वहाँ तक उन्होंने अपनी बात पहुँचाई और अंत में वो छुट्टी बहाल की गई और दीना भाना जी को ही बहाल किया गया। ये पहली लड़ाई थी जहाँ कांशीराम ने समाज के तौर पर उस लड़ाई को एक संस्थान के अंदर लड़ना शुरू किया। और तब कांशीराम को ये समझ में आने लगा कि ये जो शोषण है
कि शोषण का आधार कुछ और ही है। इस शोषण का आधार मनुष्यता नहीं है, शोषण का आधार कुछ और ही है। उसके बाद कांशीराम जी के साथ में एक और व्यक्ति जो उनके साथ सहकर्मी थे, उनका नाम था डी.के. खपर्डे। और डी.के. खपर्डे जी चूंकि महाराष्ट्र के निवासी थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को समझते थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर लिखी गई बेहतरीन जो पुस्तक है, डी.के. खपर्डे जी ने मान्यवर साहब को वो किताब दी, और इस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे हिंदी में जाति का विनाश कहते हैं। उस किताब को बताते हैं कि मान्यवर कांशीराम ने एक रात में 3 बार उस किताब को पढ़ा, और जब 3 बार उस किताब को पढ़ा तो मान्यवर साहब को ये समझ में आया कि जो पूरी व्यवस्था चली आ रही है इसमें 4-5 हज़ार साल से एक वर्ग का जो बहुत बड़ा वर्ग रहा है उसको हाशिए पर रखा गया, उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, संपत्ति से, सभी तरह से हाशिए पर रखा गया, वंचित कर दिया गया। इसका एकमात्र कारण जाति, और उस जाति जो, और वो जाति जिस व्यवस्था से आई है वो धर्म, वो इसका प्रमुख कारण है। तो मान्यवर साहब को जब ये बातें समझ में आ गई, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी जो सहभागिता थी समाज के कामों में आगे बढ़ानी शुरू कर दी। उसके बाद मान्यवर साहब ने धीरे धीरे करके जब समाज में काम करना शुरू कर दिया तो उनकी नौकरी जो मान्यवर साहब कर रहे थे उसमें आना जाना उनका धीरे धीरे कम होने लगा। जब मान्यवर साहब का जब आना जाना कम होने लगा, एक समय जब उन्होंने ये लगा कि अब जो है या तो मैं समाज के लिए ही काम कर सकता हूँ या मैं अपनी नौकरी कर सकता हूँ, इनमें से मुझे किसी एक चीज़ को जो है चुनना होगा। और तब मान्यवर साहब ने निर्णय लिया कि मुझे अब समाज के लिए ही काम करना है। और उस समय निर्णय लेने के बाद मान्यवर कांशीराम ने, जो अपने घर में अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे, उन्होंने एक 24 पन्नों का एक खत अपने परिवार को लिखा, और उस खत में मान्यवर साहब ने लिखा कि आज से मेरा जीवन व्यक्तिगत जीवन ना होकर के सार्वजनिक जीवन होगा, मैं सर्वस्व अपना समाज के लिए न्यौछावर कर दूंगा, मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, जीवन में किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखूंगा, जीवन में एक भी रुपए की संपत्ति मेरे मरने के बाद भी मेरे अकाउंट या मेरे खाते में किसी प्रकार की नहीं होगी, और मैं सर्वस्व अपना समाज के लिए लुटा दूंगा, मैं कभी अपने घर नहीं आऊँगा, किसी भी कार्यक्रम में ना मुझे घर वाले बुलाएं ना मैं घर आऊँगा। इस तरीके का एक पत्र मान्यवर साहब ने लिखा, और पत्र लिखने के बाद जैसे ही वो पत्र उनके घर पहुँचा, मान्यवर साहब के घर, तो मान्यवर साहब की जो माता जी थी, चूँकि सबसे बड़े हैं, घर में नौकरी लग गई, तो वो उनकी शादी की तैयारियाँ कर रही थी। पंजाब के एक बड़े विधायक के यहाँ से, उनकी बेटी के यहाँ से मान्यवर साहब के लिए रिश्ता आया, और उनकी माता जी ने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने वो पत्र खोल करके पढ़ा, पूरे परिवार में एकदम हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि जो बेटा जिसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है और वो ये निर्णय कर लेता है कि मैं आपसे सब कुछ जो है छोड़ करके जा रहा हूँ, आज से मेरा जीवन पूरा सामाजिक जीवन होगा, तो उनकी माताजी दौड़ करके पुणे पहुंची, और पुणे पहुंचने के बाद उन्होंने मान्यवर साहब से बात करनी चाहिए। मान्यवर साहब ने सामान्य तरीके से बात की और बहुत समझाने का प्रयास किया उनकी माताजी ने, लेकिन अंततः मान्यवर साहब नहीं माने, क्योंकि वो एक दृढ़ निश्चय कर चुके थे। और उनकी माताजी 2 महीने मान्यवर कांशीराम जी के पास पुणे में रहीं, और 2 महीने में रोजाना समझाने के बावजूद भी अंततः वो इस बात को समझ गई कि अब ये कांशीराम जो है नहीं मानेगा, और वो दोबारा अपने घर वापस लौट गई और मान्यवर साहब अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ गए। 1964 में मान्यवर कांशीराम ने अपनी नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी और मिशन के लिए मान्यवर साहब जो है निकल आए। और 1964 में नौकरी छोड़ने के बाद मान्यवर कांशीराम ने महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई थी, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी को मान्यवर कांशीराम ने ज्वाइन किया। उस पार्टी को मान्यवर कांशीराम ने ज्वाइन किया। बहुत जल्दी ही 3-4 साल में मान्यवर साहब को समझ में आ गया कि इस पार्टी के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कभी सीपीआई ज्वाइन कर रहे हैं, या कभी किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं। उनको ना किसी मिशन से मतलब है, ना बाबा साहब के किसी कारवां से मतलब है, उनको बस अपनी राजनीतिक स्वार्थता से मतलब है। जब मान्यवर साहब को ये बात समझ में आ गई, उसके बाद उन्होंने आरपीआई छोड़ दी, और आरपीआई छोड़ करके अब कांशीराम धीरे धीरे करके सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मान्यवर साहब को ये पता था कि जिस समय वो समाज में काम करने के लिए निकले हुए थे, 1964-65 का जो दौर था, उस समय दलित समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत मुट्ठी भर थी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन पर किसी प्रकार का संसाधन भी नहीं था। अब मान्यवर साहब को जब काम करना था समाज में, तो उन्हें ये पता लगा कि मुझे अगर मजबूती से काम करना है तो एक ऐसा समाज होना चाहिए जिस समाज से मुझे आर्थिक भी रूप में मदद मिल पाए, और वो समाज जो पॉलिसी भी बना सके। अब ऐसे समाज को कांशीराम जब ढूंढने के लिए निकले, तो उस समय सरकारी नौकरियों में भी दलितों की संख्या बहुत गिनी चुनी थी। तो कांशीराम एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरा ऑफिस से तीसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस से चौथे ऑफिस, इस तरह से जो है अपना एक अटैची लेकर के और चक्कर लगाने लगे, लोगों को जोड़ने लगे।
धीरे धीरे करके मान्यवर साहब ने जोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके ये कारवां आगे बढ़ना शुरू हुआ। और मान्यवर साहब ने जब जोड़ना शुरू किया उस समय अब कांशीराम जी की नौकरी चली गई है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ मान्यवर साहब के सामने आना शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी कांशीराम ने किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया कि मैं वापस अपने जीवन में चला जाता हूँ, और वो आगे निरंतर बढ़ते रहे। 1973 में मान्यवर कांशीराम ने जब कुछ हजार सरकारी कर्मचारियों को जब जोड़ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अगले 5 साल में 1978 में 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को जोड़ दूंगा, उसके बाद एक विधिवत संगठन की घोषणा करूंगा। और 1973 से 1978 तक पहुंचते पहुंचते कांशीराम ने 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा और विधिवत तौर से एक संगठन की घोषणा की, और उस संगठन का नाम था वामसे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी को मिलाकर के सरकारी कर्मचारियों को संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था वामसे। अब मान्यवर साहब ने वामसे बनाया। वामसे बनाने के बाद में कांशीराम ने वामसे पे जो लोग थे सरकारी कर्मचारी, उनसे 3 तरीके का काम लेना सोचा। पहला काम, उन्हें मालूम था कि यही सरकारी कर्मचारी वर्ग है जो थोड़ा सा मध्यम वर्ग की तरफ बढ़ने लगा है, इसके पास थोड़ी सी पूंजी जो है इकट्ठी हुई है। दूसरा, यही एक वर्ग है जिसके पास में विवेक है, बुद्धि है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, सरकारी कर्मचारी है। तो मान्यवर साहब ने सबसे पहले तो उनसे कहा कि मुझे जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए लोग चाहिए, यानी कि जो मान्यवर साहब ने इकट्ठे किए लोग, 5 लाख सरकारी कर्मचारी इकट्ठे किए, उनका मान्यवर साहब कैडर लेते थे रेगुलर, और उस कैडर में भी 5% लोग मान्यवर कांशीराम ने ट्रेंड किए दूसरों को कैडर देने के लिए। 5% लोग विशेष कैडर जिनको देते थे, जिससे दूसरे लोगों को वो ट्रेंड कर रहे हैं। अब दूसरे लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, कैडर दे रहे हैं मान्यवर कांशीराम। 3 तरीके के कैडर मान्यवर कांशीराम देते थे उस समय। 2 तरीके का कैडर होता था मान्यवर कांशीराम का, एक सामान्य कैडर और एक विशेष कैडर। जो सामान्य कैडर होता था वो रेगुलर 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का कैडर होता था, जिसमें वो रोजाना कहीं 10-20 लोगों के बीच जाकर के अपनी बात करते थे। उसके बाद जो विशेष कैडर थे, विशेष कैडर 3 तरीके का होता था। एक दिवसीय कैडर, जिसमें मान्यवर कांशीराम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक लोगों को गंभीर जो है रूप से जानकारी देते थे। दूसरा 3 दिवसीय कैडर, उस 3 दिवसीय कैडर में जो भी व्यक्तियों को बुलाया जाता था वो बहुत खास लोग हुआ करते थे, उनको 3 दिवसीय कैडर में बुलाना, उसके बाद 3 दिनों तक उन लोगों को ट्रेनिंग करना, उनको ट्रेंड करना, और वो 3 दिनों तक वो व्यक्ति उस जहाँ जिस भी जगह वो कैडर चल रहा होता था उससे कहीं जा नहीं सकते थे। वहीं 3 दिनों तक रहना, वहीं खाना, वहीं नहाना, वहीं पीना, सब कुछ वहीं सोना, और 3 दिन तक उनको ट्रेंड करते थे। और इन 3 दिनों के ट्रेनिंग के बाद जो लोग तैयार होते थे उसमें से भी 5% लोगों को चुन करके मान्यवर साहब 5 दिवसीय कैडर देते थे। यानी कि जो 5 दिवसीय कैडर था वो एकदम क्रीम थी, जिन लोगों से मान्यवर साहब को काम लेना था। तो वो जो 5 दिवसीय कैडर था उन बहुत खास लोगों को दिया जाता था, और वो 5 दिवसीय कैडर में मान्यवर साहब वो विशेष चीज़ें बताते थे जिससे आपको जो है समाज में किस तरीके से ये पहचानना है कि आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन आपके बराबर बैठा हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान आपको कैसे करनी है। पहचान जब दुश्मन की हो जाएगी तो आपको उनसे लड़ना किस तरीके से। ये 5 दिवसीय कैडर मान्यवर साहब जो है ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद जो लोग तैयार होते थे वामसे के, उनको मान्यवर साहब समाज में जो भेजते थे जगह जगह ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो अकेले जो है इस मिशन को बहुत लंबे तक नहीं ले जा सकते, उसके लिए एक टीम की जरूरत है। और 1978 तक मान्यवर कांशीराम ने एक बहुत बड़ी टीम वामसे के माध्यम से तैयार कर ली। अब ये लोग पॉलिसी भी डिसाइड कर रहे हैं, अब ये लोग जो है लोगों के पास जा करके योजनाएं बता भी रहे हैं, और ये लोग आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। अब मान्यवर साहब के पास में आर्थिक सहयोग भी आने लगा, पॉलिसी मेकिंग करने वाले, नियम बनाने वाले, नीति बनाने वाले लोग भी उनके पास में हो गए, और यही लोगों की जिम्मेदारी तय की कि आप जिस भी विभाग में हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गांव-गांव जा करके उस विभाग से संबंधित जो भी योजना निकलती है आप जमीन पर जा करके बताएंगे। क्योंकि मान्यवर साहब को ये मालूम था, जैसे आप सपोज करिए कि कोई एक विभाग है ना, आप सपोज करिए कि पीडब्ल्यूडी एक विभाग है, तो मान्यवर साहब को पता था कि पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत अगर सरकार किसी दलित बस्ती या दलित गाँव में नाली या खड़ंजा या सड़क बनाने के लिए अगर पैसा जारी करती है, तो चूंकि उस समाज को नहीं पता और बाकी उसमें सवर्ण जाति के, ऊंची जाति के लोग बैठे हैं, तो वो नहीं बताएंगे, सारा पैसा जो है वो लोग अपने इस्तेमाल में ले लेते थे या दूसरे मदों में लगा देते थे, और वो काम नहीं हो पाता था। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा कि जो वामसे पे लोग तैयार किए, जिस विभाग में लोग तैयार किए, उनसे कहा गया कि अभी आपकी जिम्मेदारी कि आपके विभाग में जो भी योजना दलितों के लिए निकलेगी, पिछड़ों के लिए निकलेगी, उस योजना को आपको उन लोगों तक, उन बस्तियों तक पहुंचाना है, जिससे कि वो काम समुचित रूप से हो पाए या वो नाली खड़ंजे उनके लिए बन पाए। तो एक बहुत बड़ी टीम उनके पास तैयार हो गई। अब बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई, मान्यवर साहब पॉलिसी भी बन रही है, अब आर्थिक सहयोग भी है, उसके बाद जमीन पर भी काम कर रहे हैं। अब कांशीराम जी को लगा कि अब एक ऐसे संगठन की जरूरत है
जो प्रॉपर जमीन पर जाकर के लड़ सके, यानी कि डंडा और झंडा उठाने वाला एक संगठन की जरूरत है। क्योंकि जो वामसेफ था, वामसेफ जो संगठन की 3 शर्तें थी वामसेफ संगठन की। पहला कि ये गैर आंदोलनकारी होगा, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी नौकरी पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए ये संगठन गैर आंदोलनकारी रखा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये गैर धार्मिक होगा, यानी कि किसी भी तरीके के धार्मिक क्रियाकलाप इस संगठन में नहीं होंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि ये गैर राजनीतिक होगा, यानी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां इसमें नहीं होंगे, पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों को बैन कर दिया। अब इस तरीके से मान्यवर साहब ने संगठन चलाया। बड़ी संख्या जब मान्यवर साहब के साथ जब जुड़ गई, संसाधन भी समाज ने देने शुरू कर दिए। अब वो अपने अगले कदम की तरफ बढ़े, और वो अगला कदम था कि अब ऐसे लोग चाहिए कि डंडा और झंडा उठा करके जमीन पर लड़ने वाले भी, क्योंकि समाज के साथ शोषण हो रहा था। तो समाज के साथ जो शोषण हो रहा है, वामसेफ के लोग तो जा नहीं सकते क्योंकि गैर आंदोलनकारी है, गैर राजनीतिक है। अब समाज के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए लड़ने के लिए कोई लोग चाहिए। तब मान्यवर कांशीराम ने 1981 में एक संगठन बनाया, और संगठन का नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति करके एक संगठन बनाया। और ये संगठन था जमीन पर लड़ने वाले लोग। और इस संगठन में जो लोग थे, जैसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, या नौकरी पेशा लोग हैं जो गैर सरकारी हैं, या और किसी तरीके का बिजनेस करते हैं, या कोई रेहड़ी पटरी लगाते हैं, इस तरीके के लोगों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम मान्यवर साहब ने रखा DS4। अब इस संगठन के माध्यम से मान्यवर कांशीराम ने समाज में जमीन पर लड़ने का जो कार्यक्रम था बनाना शुरू कर दिया। अब जहाँ भी समाज के किसी व्यक्ति का शोषण होता था, तो वामसेफ पीछे से पॉलिसी बना रहा है, किस तरीके से हमको जाना है, किस तरीके से लीड करना है, किसको लीड करना चाहिए, क्या बोलना है हमको, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके का अपना कार्यक्रम होना चाहिए, पुलिस वालों से जब हम लोग मिल रहे हैं तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, ज्यादा आक्रामक ना हो जाए हम लोग, ये सारी पॉलिसी बना रहा वामसेफ। लेकिन जमीन पर लड़ने वाले दूसरा संगठन DS4। तो वामसेफ जब उसको लीड कर रहा था, वामसेफ जब उसको कंट्रोल कर रहा था, तो DS4 ने बहुत शानदारी से अपना जो है भूमिका निभाई, और जगह जगह जाकर के उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया अपने समाज के लिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक ऐसा संगठन हो गया जिसमें संसाधन भी हैं, जो पॉलिसी बना सकता है, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे इसमें, डॉक्टर भी रहे, PhD स्कॉलर भी रहे उसमें, इंजीनियर भी थे, सारे लोगों का एक समूह बन गया, मजबूत है, दिमागी रूप से संपन्न है। अब ये क्या कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, और नीतियां बनाने के साथ में ये संसाधन उपलब्ध कराना है, और जमीन पर जा करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये जमीन पर लड़ नहीं सकते, तो लड़ने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम ने 1981 में एक संगठन बनाया DS4, और DS4 के माध्यम से मान्यवर कांशीराम ने जमीन पर लड़ना शुरू किया। और 1981 से 1984 तक 3 साल मान्यवर कांशीराम ने जमीन पर उस संगठन के माध्यम से जब काम करना शुरू किया, लड़ना शुरू किया, भारत के बहुत बड़े हिस्से में मान्यवर कांशीराम ने जो है अपना जब स्थिति मजबूत कर ली। उसके बाद 1984 में मान्यवर कांशीराम ने राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए मान्यवर कांशीराम ने एक पार्टी बनाई, और उस पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी 1984 में। क्योंकि मान्यवर कांशीराम को ये मालूम था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मेन पावर इज पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो मुख्य शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति है, और जैसे ही आप राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आप कितना भी छोटे से छोटा वर्ग क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े वर्ग पर अपना आधिपत्य बना करके रख सकते हैं। इसका उदाहरण पिछले 5000 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ब्राह्मण समाज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्राह्मण समाज सत्ता में क्यों है पिछले 5000 साल से? उसका कारण यही है कि राजनीतिक पकड़ उसके पास में हमेशा रही है, राजनीतिक सत्ता उसके पास में, सामाजिक सत्ता रही है, इसीलिए वो सत्ता में रहा है, सबसे छोटा समाज होने के बाद। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब को मालूम था। अब मान्यवर साहब ने सोचा कि मेरे पास में संसाधन भी हैं, संसाधनों के साथ लड़ने वाले लोग भी हैं, जमीन पर आंदोलन करने वाले भी लोग हैं मेरे पास में, अब मेरे पास पॉलिसी बनाने वाले, नियम बनाने वाले पढ़े लिखे लोगों पर भी हैं, और एक संसाधन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मान्यवर कांशीराम जी के पास में था। अब मान्यवर कांशीराम ने राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, ये जो पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, इस समाज के हक और अधिकार मजबूती से दिलाए जा सकें, या हक अधिकारों की मजबूती से दावेदारी पेश की जाए, इसलिए राजनीतिक आंदोलन की तरफ मान्यवर कांशीराम ने 1984 में कदम बढ़ा दिया। 1984 में मान्यवर साहब ने कदम बढ़ाया, 84 में पार्टी बनी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनी। उस पार्टी बनने के बाद में मान्यवर साहब की उम्र जिस समय पार्टी बनाई लगभग 50 साल थी। तो 50 साल जब मान्यवर साहब की हो गई उम्र, उसके बाद में मान्यवर साहब धीरे धीरे करके राजनीतिक आंदोलनों में व्यस्त होते गए। उसके बाद देखें, ये जो वामसेफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वामसेफ 1984 के बाद जैसे ही मान्यवर साहब राजनीतिक आंदोलन में ज़्यादा व्यस्त हुए, तो ये वामसेफ की कमान किसी और व्यक्ति के हाथ में आई, मान्यवर साहब ने दी। और जिन लोगों के हाथ में वामसेफ की कमान आई, आज हम देखते हैं कि वामसेफ, पूरा वामसेफ क्यों जो है बटा हुआ है। आज भारत में 6 वामसेफ चलने लगभग,
और 6 वामसेव कब बने? 1984 के बाद जैसे ही मान्यवर साहब ने राजनीतिक आंदोलन अपने हाथ में लिया, बीएसपी के जब अध्यक्ष बन गए, तो वामसेव का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया था। उन व्यक्ति का नाम था तेजिंदर सिंह झल्ली, जो मान्यवर साहब के बहुत करीबी भी थे, अच्छे मिशनरी व्यक्ति थे, उनको बनाया। और तेजिंदर सिंह झल्ली के साथ में जो लोग जुड़े, उनका नाम था डीके खपर्डे, जो मान्यवर साहब के साथ वामसेव चला रहे थे। डीके खपर्डे, बीडी बोरकर और बामन मेश्राम, जिनका नाम आप सुनते होंगे, जो अलग वामसेव चलाते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद में जो तेजिंदर सिंह झल्ली और डीके खपर्डे के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया। अब ये मतभेद बढ़ते बढ़ते इस स्थिति तक आ गए कि मान्यवर साहब इन मतभेदों को नहीं सुलझा पाए और पहली वामसेव 1990 के आसपास बट करके दो हो गई। एक तरफ मान्यवर साहब कांशीराम की वामसेव, जो तेजिंदर सिंह झल्ली चला रहे थे, मूलचंद गौतम चला रहे थे। दूसरी तरफ डीके खपर्डे के साथ में बीडी बोरकर साहब और बामन मेश्राम साहब अलग लेकर के चले गए। दो वामसेव हो गई। उसके कुछ समय बाद अब ये जो मान्यवर साहब की कांशीराम की वामसेव है, ये एक तरफ है। अब जो दूसरी वामसेव बनी, जिसको डीके खपर्डे साहब ले गए अलग बना करके, उस वामसेव में डीके खपर्डे साहब के साथ में बीडी बोरकर साहब, बामन मेश्राम साहब गए। और कुछ ही समय बाद डीके खपर्डे और बीडी बोरकर के मध्य जो है विवाद होना शुरू हो गया। बीडी बोरकर के मध्य विवाद शुरू हुआ तो एक वामसेव और बनाई, डीके खपर्डे जी का अलग और बीडी बोरकर उसे अलग ले गए। उसके बाद बीडी बोरकर और बामन मेश्राम के बीच में विवाद हुआ तो बीडी बोरकर अलग ले गए और बामन मेश्राम अलग ले गए। इस तरह से आप देखेंगे कि वामसेव की कमान जैसे ही मान्यवर साहब ने कमान छोड़ करके राजनीतिक कमान जो है अपने हाथ में ले ली, महज 10 से 15 साल में वामसेव 6 वामसेव के रूप में बदल गई। जो आप आज देख रहे हैं कि 5-6 लोग अलग अलग अपनी वामसेव को जो है चला रहे हैं। और वो जो एक यूनिटी थी जिसके माध्यम से बहुत मजबूती से मान्यवर साहब काम कर पाए, वो यूनिटी क्या हुई? धीरे धीरे बिखर गई। आज आप देखें बहुत सारी वामसेव हैं। और मान्यवर कांशीराम की जो वामसेव थी, कांशीराम जी के गुजरने के बाद वो लगभग हाशिए पर चली गई। अब मान्यवर साहब राजनीतिक गतिविधि में व्यस्त हो गए। 1984 का जब पहला चुनाव आया, 1984 के पहले चुनाव में मान्यवर कांशीराम, जो राजनीतिक रूप से बहुत शानदार और समझ रखने वाले व्यक्ति थे, मान्यवर कांशीराम ये चाहते थे कि मैं अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां, राजनीतिक पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में जो है बनाऊं, क्योंकि वो जानते थे कि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है। अगर मध्य प्रदेश में राजनीतिक अगर जमीन बना ली जाती है तो भारत के हर हिस्से में बहुत आसानी से बराबर समय में पहुंचा जा सकता है। तो मान्यवर साहब ने आप देखें कि सबसे पहला चुनाव मध्य प्रदेश जाकर ही लड़ा 84 में। और मध्य प्रदेश की एक जगह जांजगीर, जो आज छत्तीसगढ़ में आ जाती है, वहाँ सबसे पहला चुनाव मान्यवर कांशीराम जी ने जाकर के लड़ा। हालांकि मान्यवर कांशीराम हार गए। और मान्यवर कांशीराम जी जब हार गए तब उनको एक बात ये समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश में चूंकि दलित जातियों की संख्या कम है और अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी समाज है उनकी संख्या ज़्यादा है, और उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज इस मूवमेंट को अभी नहीं समझ पाया, इसीलिए मान्यवर साहब ने उससे थोड़ा सा रुक करके उत्तर प्रदेश की तरफ आए और मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन जो है जमानी शुरू कर दी। ये